अभी यहाँ पे हम हमारा जो फर्स्ट मेथड है सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो हमारा फर्स्ट मेथड है जो हमें दे रखा है क्या है कि पूरक फलन का एक समाकल ज्ञात करके हल ज्ञात करना। ये वाला जो हमारा मेथड है इसे हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अगर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक में दिया हुआ है वो दे रखा है हमारा d2y/dx2 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस एक्स वाई बराबर एक्स। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हम देखें कि ये हमारी सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे फर्स्ट पार्ट ये होता है चेक करने का कि हमें पता होना चाहिए कि हाईएस्ट बार जो अवकलन हो रहा है वो कितनी बार होना चाहिए, 2 बार। तो यहाँ पे 2 बार हो रहा है d2y/dx2। ठीक है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर तो है। लेकिन क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है, जो हमारा उच्चतम अवकलज होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जो कि है यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दूसरी कंडीशन हमारी ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि जो हमारा परतंत्र चर होता है y और इसका जो अवकलन होता है dy/dx, इन दोनों का आपस में जो ये मल्टीप्लिकेशन होता है ये हमारी लीनियर जो हमारी इक्वेशन होती है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो कहीं भी हमें y/dy/dx वाली टर्म नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी एक सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसका मतलब अब हम आगे इसे सॉल्व करने जाएंगे तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और सबसे पहले जो हमारा मेथड है जो हमें अभी पता है वो क्या है, हमारा CF ज्ञात करके या CF का एक हल ज्ञात करके। ठीक है, तो CF का एक हल ज्ञात करने से पहले हमारा मेथड में हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं हमारा P, Q और एक होता है हमारा R। ये हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। अगर यहाँ पे मैं P की वैल्यू देखूँ तो देखो P कितना है, -x², तो ये -x² हो गया। Q अगर आप देखोगे तो Q कितना हुआ है हमारा, यहाँ पे x हो गया। और उसके बाद में R देखोगे तो R भी हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे ओनली P और Q की ज़रूरत पड़ती है तो फोकस हमारा ओनली P और Q पर होगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि P और Q ऐसे यूज़ करने हैं कि हमारी अभी तक जो हमने 6 कंडीशन पढ़ी इनमें से कोई ना कोई एक सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि 1 + P + Q = 0 वाली सेटिस्फाई हो जाए, ये वाली सेटिस्फाई हो जाए, ये वाली सेटिस्फाई हो जाए, ये वाली, या कोई भी जो भी हमारी 6 की 6 कंडीशन दे रखी हैं कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम अगर चेक करने जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे कि अगर हम 1 + P + Q अगर यूज़ करोगे तो अगर 0 चाहिए तो दोनों जो हमारी टर्म है वो सेम पावर की होनी चाहिए, तभी आपस में जोड़ के या घटा के आप 0 ला सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यानी कि सेम पावर में नहीं है। तो सेम पावर में नहीं है इसका मतलब आप इससे 0 नहीं ला सकते। जो शुरू के, इसका मतलब शुरू के हमारे जो 2 मेथड हुए ये तो यहाँ पे हमारे कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये हमारे दोनों मेथड यहाँ पे, ये दोनों जो हमारे कंडीशन है वो हमारी कैंसिल आउट हो जाती है। उसके बाद में हमारी आती है थर्ड कंडीशन। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो वही सेम टर्म है कि आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। m यहाँ पे हमारा कोई ना कोई एक कांस्टेंट होगा, c होगा। तो इसका मतलब इस कांस्टेंट के अगर हम निकाल भी लेते हैं तो कांस्टेंट निकलने के बाद भी फिर भी हमारा यहाँ पे ये p और q आपस में क्या नहीं होंगे, कैंसिल आउट होके 0 हमारा नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो हमारी थर्ड है वो कंडीशन भी हमारी यहाँ पे क्रॉस हो जाती है। उसके बाद में हमारी लास्ट 3 बचती हैं। लास्ट 3 वाली में से हम सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट वाली को, क्योंकि हम सिंपल से कठिन की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी पड़ता है। सिंपल वाली को अगर देखोगे तो सिंपल में दे रखा है 1 + Q x = 0, यानी कि Q हमारा एक पावर कम होना चाहिए P से, और अगर आप उन दोनों को जोड़ते हो तो 0 मिलना चाहिए, जो कि हमारा इस वाली कंडीशन से सेम मैच हो रहा है कि हमारा जो Q है वो P से एक पावर कम है और दोनों का जो साइन है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। कैसे, अगर हम देखेंगे तो P की वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे, P की वैल्यू अगर यहाँ पे देखोगे, P की वैल्यू अगर यहाँ पे हम रख के देखते हैं तो P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पे -x², Q हमारा हो जाएगा यहाँ पे बराबर में x। और अगर आप यहाँ पे P + QX लेके चलते हो तो चेक करें कितना आएगा। P होगा हमारा यहाँ पे -x², Q हमारा दे रखा है यहाँ पे x, इनटू में x और है तो इनटू में x करके, और अगर आगे इसे सॉल्व करेंगे तो -x²
प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपस में कितना मिल गया 0, यानी कि जो हमारी थर्ड कंडीशन है, सॉरी फोर्थ जो कंडीशन है वो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, और फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अब एक सी एफ का पार्ट होगा वो क्या होगा, बाई बराबर एक्स होगा, जो कि हमें पहले पता है। देखो हमारी यहाँ पे जो टेबल दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाई बराबर एक्स ही होना चाहिए। ये एक सी एफ का पार्ट है। अभी मैंने बताया था कि जब ये सी एफ का एक पार्ट है तो जो पूरा का पूरा सी एफ होगा वो क्या होगा, बाई बराबर बी एक्स हमारा पूरा का पूरा एक सी एफ होगा, जिसे हम आगे यूज़ करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आगे हम बढ़ सकते हैं। तो हमारा सी एफ अगर हम यहाँ पे मान के चलेंगे तो सी एफ हमारा हमने क्या मान लिया, बाई बराबर बी एक्स मान लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करना है कि अब देखेंगे कि ये तो एक सी एफ का पार्ट हो गया, लेकिन आगे इसे क्या यूज़ करें, ऐसे कैसे यूज़ करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बाई बराबर बी एक्स दे रखा है, तो हमारा बाई परतंत्र को हम चेंज कर देंगे किस दूसरे एक चर में, किसमें, हमारे बी में चेंज करेंगे, यानी कि डी वाई बाई अपॉन डी एक्स को चेंज करके हम डी बी अपॉन डी एक्स में लेके आएंगे। लेकिन आप लेके तो आओगे, लेके आने के साथ साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू यहाँ से हटाना है। ठीक है, ये साथ साथ में डी वाई बाई अपॉन डी एक्स यहाँ से हटाना है, और यहाँ से बाई हटाना है। बाई को हटाने के लिए आप सीधा ही बी एक्स रख सकते हो, यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब मैं चेक करने जाऊँ कि डी वाई बाई अपॉन डी एक्स और डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू अगर आपको हटाना है, तो इसका मतलब क्या चाहिए आपको, डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू चाहिए बी के अंदर, यानी कि आपको एक बार अवकलन करना पड़ेगा इसका डी वाई बाई अपॉन डी एक्स का, तो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी एक्स के रूप में, जैसा कि हमने किया हुआ है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बार अवकलन अगर मैंने किया तो यू इन टू बी वाले फॉर्मूले से करोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, डी वाई बाई अपॉन डी एक्स बराबर में पहले का करोगे बी एक्स का तो एक बार होगा, और बी एज इट इज़ रहेगा प्लस में, अगली बार में एक्स एज इट इज़ रहेगा, और बी का करोगे तो क्या मिल जाएगा, डी बी अपॉन डी एक्स। ये हमारा डी वाई बाई अपॉन डी एक्स मिल गया हमें डी बी अपॉन डी एक्स के रूप में, जिसे हम इक्वेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, यानी कि ये जो वैल्यू है हमारी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसे रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए कौन सी वाली, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की, यानी कि जो हमारा यहाँ पे डी वाई बाई अपॉन डी एक्स जो हमारा ये दिया हुआ है इसका एक बार और अवकलन करेंगे। एक बार और अवकलन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, वही पहले वाले का, यदि इसका यदि यहाँ पे करते हो तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बी का यदि करोगे तो क्या मिलेगा, डी बी अपॉन डी एक्स मिलेगा। उसके बाद में एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स का यदि करने जाओगे तो एक्स एज इट इज़ रखते हैं, और डी वी अपॉन डी एक्स का करेंगे एक बार तो डी टू वी अपॉन डी एक्स टू मिलेगा, और एक्स का इसकी अब करोगे तो एक बार और डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। और इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाता है, ये डी वी और ये डी वी ऐड होके हमारे कितने हो जाएंगे, टू डी वी हो जाएंगे, और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है ना, इससे पहले वाले को हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया था, और जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है हमें उसे, जो हमारी क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमने फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से डी वाई वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है। कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से, और इक्वेशन नंबर 3 से, और इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वेशन नंबर 2 व इक्वेशन नंबर 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, और अगर हम रखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करने जाओगे तो अगर पुट करने जाओगे तो क्या दे रखी है, ये दे रखी है हमारी एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स टू प्लस टू डी वी अपॉन डी एक्स, जिसे अगर आप पुट करते हो तो ये हमारी यहाँ पे हमने पुट कर दी। सेम टू सेम इक्वेशन नंबर 2 को भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी वी, और यहाँ पे जो वाई था उसकी जगह हमने क्या रख दिया, बी ए, एक्स बराबर बी एक्स बराबर जो एक्स दे रखा था आर की वैल्यू वो हमने रख दी। उसके बाद में हम थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये वाली जो टर्म है इसे अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स हो जाएंगे एक्स क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बी, और ये प्लस के एक्स स्क्वायर बी यहाँ पे मिल ही रहा है, और आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट होने के बाद में हमारा नीचे अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स डी टू बी अपॉन डी एक्स टू, ये एज इट इज़ मिल जाएगा। इन दोनों में से डी बी अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमें ये मिलेगा, और आर हमारा एज इट इज़ यहाँ पे चल रहा है, एज इट इज़ मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारी क्या मिल जाती है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, लेकिन ये अभी भी क्या है, हमारी सेकंड ऑर्डर की है।
बस हमने चेंज क्या किया, जो बाई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसे हमने किस में चेंज कर दिया, बी में चेंज कर दिया। ठीक है, इसके बाद में अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे आगे, तो अभी हम मान के क्या चलेंगे कि जो डी बी अपॉन डी एक्स है उसे किसके बराबर मान के चलोगे, उसे किसके बराबर मान के चलेंगे, पी के बराबर मान के चलेंगे। ये फिक्स है, आपको मानना ही पड़ेगा डी बी अपॉन डी एक्स को। और डी टू अपॉन डी एक्स की अगर आप वैल्यू पूछो कि डी टू सॉरी यानी कि डी बी अपॉन डी एक्स को आपको पी मान के ही चलना पड़ेगा। और अगर यहाँ से अगर मैं तुमसे पूछूं कि डी टू बी अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार और अपकलन, तो इधर की तरफ एक बार अपकलन करोगे तो डी पी अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, यानी कि डी टू बी अपॉन डी एक्स, टू को किस में चेंज कर दिया, डी पी अपॉन डी एक्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू रखी, डी टू बी अपॉन डी एक्स टू की अगर वैल्यू रखोगे तो क्या आएगी, डी पी अपॉन डी एक्स, तो ये डी पी अपॉन डी एक्स आ गया। एक्स एज इट इज प्लस साइन है, टू माइनस एक्स क्यू एज इट इज रहेगा, और डी बी अपॉन डी एक्स को हमने क्या कर दिया, पी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर हम करेंगे तो इसे थोड़ा सा सॉल्व किया, एक्स यहाँ पे हमारा दे रखा था, एक्स का मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, और एक्स दोनों साइड में डिवाइड करोगे तो जो अब हमारी इक्वेशन आती है वो ये हमारी निकल के ये वाली आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 जिसे हमने दिया है। और इक्वेशन नंबर 4 हमने दिए, तो इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारी क्या है, एक LDE है। LDE है यानी कि जो हमारी सिंपल LDE होती है, एक कोटि की जो हमारी LD होती है वो है हमारी, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, जैसे हम अभी तक पढ़ चुके हैं। और जिसकी अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी देखने जाओगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डी वाई वाई अपॉन डी एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखने जाओगे तो क्या होती है इसकी, डी वाई वाई अपॉन डी वाई वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी वाई बराबर में क्यू, ये एक हमारी LD होती है। इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है IF, और IF हमारा क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये हमारा IF होता है। और इसके बाद में इसका जो मेन सोल्यूशन होता है वो होता है हमारा P इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q इंटू IF डी एक्स प्लस में C, ये हमारा क्या होता है, इसका मेन सोल्यूशन होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या होती है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको IF निकालना पड़ेगा। IF मैंने अभी बताया क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और P अगर यहाँ पे देखोगे तो P हमारा क्या होगा यहाँ पे, अब ये जो P हमारा दे रखा है ये P उसके बराबर नहीं है, ये P हमारा ये वाला P होगा, 2/x माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने e की पावर में रख दिया यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पे इसे रखते हैं तो e की पावर इंटीग्रेशन 2/x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हमें मिलता है। इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन अगर हम इस पर करते हैं तो 1/x का यहाँ पे करोगे तो क्या मिलेगा, log x मिलेगा, माइनस माइनस साइन एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना मिल जाएगा, x³ मिल जाता है। फिर उसके बाद में जो 2 है हमारा, इसे अगर एक log के अंदर x के साथ x के ऊपर लेके जाओगे तो x² मिल जाएगा। और e अगर इसे देखोगे तो इसे थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एक मिनट अभी यहाँ पे e, ये जो मेरा e की पावर log x स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, इसे 2 को हम x² के ऊपर ले गए। अब यहाँ पे e log e क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x² मिल जाएगा, और ये वाली टर्म है हमारी एज इट इज़ मिल जाएगी। तो हमारा IF हमें यहाँ पे मिल चुका है। IF मिलने के बाद में हमारा जो प्रॉपर हल होता है, मैंने अभी आपको बताया था, P इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन Q IF डी एक्स प्लस में C, ये होगा हमारा। तो इसे यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो P यहाँ पे क्या होगा, अभी यहाँ पे P इसलिए यूज़ कर रहे हैं, वरना वहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बाई होता है। P यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे P यूज़ कर दिया था डायरेक्ट ही, वरना अगर आप देखोगे तो 2 मिनट
यहाँ पे p हमने इसमें यूज कर दिया, यानी कि p अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप इसे देखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका सॉल्यूशन एंड अभी यहाँ पे p भी अभी यहाँ पे p बता दिया था, p की जगह आप यहाँ पे y लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो परतंत्र चर है वो y है, तो यहाँ पे y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस में c, ये आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। इसी के साथ में अगर यहाँ पे आप देखोगे तो p इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन क्यू बराबर में, अब यहाँ पे q की वैल्यू अगर आप देखोगे तो q यहाँ पे कितना आ रहा है एक बार देखो, अगर q देखोगे तो कितना मिल रहा है यहाँ पे हमारा 1 मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो 1 अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए आई एफ के साथ में 1 मल्टीप्लाई, यानी कि एज इट इज़ हमारा आई एफ ये कि यही हमारा यहाँ पे मिल जाएगा जो कि हमें मिला है। ठीक है, जब इसे आगे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए मैंने अभी बताया, या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स क्यू अपॉन 3 को हम कितना मान लेंगे यहाँ पे t मान लेंगे, और t मानने के बाद में इसका क्या करेंगे, एक बार आप कलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी मिलेगा, और इससे हमारा जो ये वाली टर्म है चेंज होके क्या मिल जाती है, e की पावर माइनस टी इंटू डी टी। इसे जब e की पावर माइनस टी का जब इंटीग्रेशन करते हो तो क्या मिलेगा, माइनस e की पावर माइनस टी। ठीक है, जो हमारा एल एच एस है वो एच टी चलता हुआ आ रहा है, आर एच एस हमारा ये मिला, और माइनस टी की वैल्यू या टी की वैल्यू अगर आप रखते हो तो क्या मिल जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस c1। ठीक है, इतना मिलने के बाद में हम थोड़ा सा इसे नीचे और देखेंगे, यानी कि इतना हाईएस्ट हमारा जितना सॉल्व कर सकते थे हमने किया, लेकिन अभी भी देखोगे तो ये हमारी जो टर्म है वो हमारी p में मिल रही है। p एक हमारा एक वेरिएबल था जो हम खुद मान के चले थे, जैसे हमें b के लिए यूज किया था, तो इसका मतलब जैसे हमें इसे यूज किया था डी बी अपॉन डी एक्स बराबर p, वैसे ही हम इसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे वापस रख रहे हैं, यानी कि p बराबर डी बी अपॉन डी एक्स था तो एज इट इज़ रख दिया। अभी x को क्या करोगे यहाँ पे रखने के साथ साथ में ये जो हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर आ रहा है इसको हमने क्या किया, नीचे की तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे की तरफ डिवाइड कर दिया, सॉरी नीचे की तरफ डिवाइड यदि आप करोगे तो डिवाइड करने के बाद में टर्म ये हमारी नीचे आ जाएंगी, और इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और कितना मिल जाएगा, माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा और ये माइनस में है, ई की पावर माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 है, तो ये ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद में हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अब x को, अब यहाँ पे हमारा जो मेथड लगेगा वो लगेगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला, एस बी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अगर हम यहाँ पे लगाते हो तो b यानी कि एक वेरिएबल एक साइड में और दूसरे वेरिएबल एक साइड में हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करने जाओगे तो डी का करोगे तो b हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करोगे तो प्लस के 1 अपॉन एक्स हो जाएंगे, प्लस में c1 कॉन्स्टेंट है तो बाहर, और ये x की पावर -2 इंटू ई की पावर एक्स क्यू अपॉन 3 डी एक्स, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे एक इंटीग्रेशन है। अब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व यदि करते हो तो डायरेक्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, और आगे इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमारा यहाँ से भी काम हो जाएगा, यहाँ से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा y बराबर यू बी मान के हम चले थे, जो कि हमारा क्या था, सॉरी y बराबर यू बी नहीं, y बराबर हमारा बी एक्स हम मान के चले थे। यहाँ पे हमारी b की वैल्यू रखनी है क्योंकि b हम मान के चले थे, इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी y के रूप में, तो x को क्या करते हैं पक्षांतरित कर देते हैं और इधर की तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा b बराबर y अपॉन एक्स, और ये y अपॉन एक्स को हमने क्या किया यहाँ पे पुट किया, और फिर इसे सॉल्व करके हमारा क्या आ जाता है आंसर, y बराबर 1 प्लस c1 x इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स की अपॉन 3 इंटू एक्स की पावर -2 dx। अब आप इसे सॉल्व करना चाहो आगे तो सॉल्व कर सकते हो, वरना इतना भी रहने दे सकते हो। और ये हमारा क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने के बाद में हमारा इतना आ गया, और ये हमारा क्या हुआ, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हमारा फर्स्ट मेथड है CF के द्वारा ज्ञात करना हमने सीख लिया है। ठीक है, ऐसे ही हम बच्चों को जो सारे एग्जाम्पल्स आगे कर